कश्मीर घाटी हमेशा से राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक द्वंद्व का केंद्र रही है। इतिहास, धर्म और सीमाओं से उपजी जटिलताएं इसे एक असामान्य क्षेत्र बनाती हैं। इसी परिवेश में जन्म लेती है कहानी आर्टिकल 370 की, जहां सत्ता, सुरक्षा और सोच के टकराव के बीच एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। भारत के विशेष राज्य का दर्जा रखने वाला जम्मू और कश्मीर धारा 370 के अंतर्गत संविधान से एक विशेष प्रकार की वैधानिक छूट प्राप्त करता है। यह धारा उसे एक अलग संविधान, अलग झंडा और स्वायत्तता का अधिकार देती है। परंतु समय के साथ यह विशेष दर्जा समस्याओं का कारण बनने लगता है, विकास अवरुद्ध होता है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है और कट्टरपंथियों को संरक्षण मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली में नई सरकार सत्ता में आ चुकी है। प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं, अब कश्मीर के हालात को सुधारने की दिशा में निर्णायक कदम उठाना चाहते हैं। उनके साथ काम करती है एक विशेष सलाहकार टीम, जिनमें शामिल हैं गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, NSA, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और कुछ जमीनी हकीकतों से जुड़े रणनीतिकार। इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है जून हाजिनी का एक जांबाज और बेहद प्रतिभाशाली खुफिया अधिकारी। कश्मीरी मूल की यह महिला अपने अतीत के घावों को सीने में लिए कश्मीर में शांति लाने की जिम्मेदारी को स्वीकार करती है। जून बचपन में कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले में अपने पिता को खो चुकी थी। वह जानती है कि कश्मीर की पीड़ा को केवल कानूनों से नहीं, जज्बातों से भी समझा जा सकता है। जून को भेजा जाता है श्रीनगर, जहां उसका काम है जमीनी हालात को समझना, राजनीतिक गुटों के इरादों का मूल्यांकन करना और घाटी में आतंकी नेटवर्क की गहराई में जाना। वह जल्दी ही यह महसूस करती है कि कश्मीर केवल एक भौगोलिक विवाद नहीं, बल्कि विश्वास और भावना की लड़ाई भी है। घाटी में तैनात सुरक्षा बलों के लिए भी यह समय चुनौतीपूर्ण है। सेना, CRPF और पुलिस के बीच समन्वय की कमी, स्थानीय आबादी का असंतोष और राजनेताओं की दोहरी नीतियां, ये सब जिनके मिशन को और कठिन बनाते हैं। परंतु वह हार नहीं मानती। धीरे धीरे वह स्थानीय नेताओं से संपर्क बनाती है, युवाओं के विचारों को समझती है और एक बेहद गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना बनाती है। इस बीच दिल्ली में भी हलचल तेज होती है। सरकार एक ऐतिहासिक निर्णय की तैयारी में है, आर्टिकल 370 को हटाना। पर यह फैसला केवल एक अधिसूचना नहीं है। इसके लिए कानूनी, संवैधानिक, सामाजिक और सुरक्षा मोर्चों पर अभूतपूर्व तैयारी की आवश्यकता है। हर कदम पर विपक्ष, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कश्मीर में असंतोष का खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री की रणनीतिक टीम अब एक मिशन मोड में कार्य कर रही है। वे जानते हैं कि एक चूक पूरे देश को संकट में डाल सकती है। वहीं दूसरी ओर जून हाजिनी घाटी में एक अत्यंत संवेदनशील आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देकर दिखाती है कि वह न केवल रणनीतिक रूप से सक्षम है, बल्कि जमीनी सच्चाई को बदलने की ताकत भी रखती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री और उनकी टीम के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हर मीटिंग में केवल एक ही मुद्दा है, आर्टिकल 370। अब तक ये धारा केवल राजनीतिक नारों में उठती रही थी, लेकिन अब इसे हटाने की रणनीति पर गंभीरता से काम हो रहा है। गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जानते हैं कि इस निर्णय का असर केवल जम्मू कश्मीर पर नहीं, पूरे देश की सुरक्षा और वैश्विक छवि पर पड़ेगा। इस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कई मोर्चों पर तैयारी करनी होगी। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता, राज्यपाल का समर्थन, संसद में दोनों सदनों में बहुमत, सुप्रीम कोर्ट में संभावित याचिकाओं की आशंका, जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कड़ी चुनौती। उधर जून हाजिनी श्रीनगर में दिन रात काम कर रही है। वह केवल एक खुफिया अधिकारी नहीं, बल्कि अब घाटी के युवाओं के लिए एक उम्मीद बन चुकी है। जून स्थानीय लोगों से संवाद करती है, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से लेकर व्यापारी समुदाय तक। वह जानती है कि असली युद्ध बंदूक से नहीं, आगे स्वदेश लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। कश्मीर की सियासत, जो दशकों से आर्टिकल 370 के नाम पर चलती रही थी, इस फैसले से हिल उठती है।
बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे जो खुद को कश्मीर की आवाज कहते थे, अब अपने अस्तित्व को संकट में पाते हैं। जून इन नेताओं से भी मिलती है, जिनमें कुछ वाकई कश्मीर की भलाई चाहते हैं, लेकिन अधिकांश अपने व्यक्तिगत हितों से प्रेरित हैं। इस बीच एक बड़ा रहस्य सामने आता है। घाटी में सक्रिय एक कट्टर आतंकी संगठन को न केवल सीमा पार से मदद मिल रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी उन्हें कुछ प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों का समर्थन प्राप्त है। जून और उसकी टीम इस बात को साबित करने के लिए मिशन पर निकलती है, जो घाटी में चल रही अघोषित युद्ध को और अधिक खतरनाक बना देता है। इसी दौरान दिल्ली में एक अंतिम रणनीतिक बैठक होती है। गृह मंत्री साफ कहते हैं, हमें कश्मीर के लोगों से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें आतंकवाद और भ्रष्ट राजनीति से लड़ाई लड़नी है। अगर हमें आर्टिकल 3 सभी को हटाना है, तो हमें पहले घाटी में विश्वास का माहौल बनाना होगा। इसके लिए सरकार ने कई समानांतर योजनाएं शुरू की। स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना, घाटी में विकास परियोजनाएं तेजी से लागू करना, अलगाववादियों की फंडिंग रोकना, सोशल मीडिया पर फैल रहे फर्जी प्रचार को नियंत्रित करना। जून का मिशन अब केवल खुफिया जानकारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि के आन साइकाने ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा बनती है, जिसमें उसे श्रीनगर के बीचों बीच मौजूद एक ट्रांजिट हब से आतंकी गतिविधियों के नेटवर्क को तोड़ना होता है। इस ऑपरेशन के दौरान उसे कुछ ऐसी फाइलें मिलती हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने से जुड़े फैसले से पहले ही विरोध भड़काने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें बनाई जा रही हैं। इन फाइलों में पाकिस्तान और कुछ अन्य विदेशी ताकतों की योजनाओं का भी उल्लेख है, जिनमें भारत को कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने की रणनीति बनी हुई है। यह केवल देश के अंदर का विषय नहीं रहा, यह अवान्य अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। जून ये जानकारी तुरंत दिल्ली पहुंचाती है। अब सरकार के सामने दो विकल्प हैं। एक, आर्टिकल 370 पर फिलहाल रोक लगाई जाए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का मुकाबला किया जाए। दो, या फिर बिना देरी के एक शॉक एंड सरप्राइज रणनीति अपनाकर इसे एक झटके में समाप्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दूसरे विकल्प के पक्ष में हैं, लेकिन इस फैसले की तैयारी आसान नहीं। सेना को अलर्ट पर रखा जाता है, सभी केंद्रीय बलों की छुट्टियां रद्द की जाती हैं, अतिरिक्त जवान कश्मीर भेजे जाते हैं और घाटी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूरी तरह निगरानी में ले लिया जाता है। सरकार की योजना अब निर्णायक मोड़ पर थी। महीनों की रणनीति, कानूनी समीक्षा, खुफिया रिपोर्टें और ये जमीनी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। आर्टिकल 370 को हटाने की प्रक्रिया अब केवल एक हस्ताक्षर भर की दूरी पर थी, लेकिन इसके पीछे का ताना बाना जितना संवैधानिक था, उतना ही संवेदनशील भी। भारत का संविधान इस विशेष अनुच्छेद को हटाने की प्रक्रिया की अनुमति तो देता है, लेकिन उसकी व्याख्या जटिल है, क्योंकि अनुच्छेद 370 के अनुसार इसे हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा आवश्यक थी, और वह विधानसभा वर्षों पहले भंग हो चुकी थी। सरकार ने कानूनी सलाह ली और यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस स्थिति में राज्यपाल को ही संविधान सभा का स्थानापन्न माना जा सकता है। यह वही कानूनी आधार था जो आगे चलकर ऐतिहासिक साबित होने वाला था। दिल्ली की उच्च स्तरीय कमेटी ने यह तय किया कि इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन इसके पहले घाटी में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी जरूरी थी। राजनीतिक हलकों, मीडिया और कुछ गैर सरकारी संगठनों को यह बात पहले से भनक न लगे, इसके लिए तैयारी को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। यह सरकार का एक अनोखा ऑपरेशन था, बिना हथियार, बिना गोली, परंतु पूरी शक्ति और रणनीति के साथ। इस बीच जून हाजिनी का काम कश्मीर में निर्णायक बनता जा रहा था। उसने आतंकियों की फंडिंग के स्रोतों को पहचान लिया था, जिनमें हवाला नेटवर्क, नकली एनजीओ और विदेशी फंडिंग प्रमुख थे। इन स्रोतों को बंद करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय को सक्रिय किया। साथ ही बैंकिंग प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनों की गहन निगरानी शुरू हुई। घाटी में सक्रिय कुछ खास नेताओं और अलगाववादियों की गिरफ्तारी भी हुई। यह दिखाने के लिए नहीं कि सरकार ताकत दिखा रही है, बल्कि इसलिए
कि अब कानून ही सर्वोपरि होगा, कोई विशेषाधिकार नहीं। जून ने अपने खुफिया संपर्कों से यह भी पता लगाया कि कुछ आतंकी संगठन घाटी में बड़े स्तर पर अशांति फैलाने की तैयारी में है, लेकिन सरकार ने पहले ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया था। इंटरनेट, टेलीफोन सेवाएं सीमित की गईं, पर इन कदमों को दमन के रूप में नहीं, सुरक्षा के उद्देश्य से लागू किया गया। कश्मीर की जनता के बीच यह संदेश देना बेहद जरूरी था कि आर्टिकल 370 को हटाना उनकी पहचान मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें भारत के बाकी हिस्सों के बराबर खड़ा करना है। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जून ने स्थानीय बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और युवाओं के साथ छोटे स्तर पर संवाद प्रारंभ किया। उन्हें बताया गया कि अब उन्हें शिक्षा, रोजगार और विकास के वही अधिकार मिलेंगे जो देश के अन्य नागरिकों को मिलते हैं। सरकार की रणनीति 3 स्तरों पर आगे बढ़ रही थी। 1. कानूनी प्रक्रिया, राष्ट्रपति का आदेश, राज्यपाल की सिफारिश और संसद में बहस। 2. सुरक्षा उपाय, घाटी में किसी भी किस्म की अराजकता न हो, इसके लिए सेना व पुलिस सतर्क। 3. भावनात्मक संवाद, जनता को विश्वास में लेना ताकि उन्हें लगे कि यह बदलाव उनके हक में है। विपक्षी दलों ने इसे संविधान की भावना के विरुद्ध बताया, परंतु सरकार के पास बहुमत था और नैतिक आधार भी, क्योंकि जनता ने उन्हें स्पष्ट जनादेश इसी उद्देश्य के लिए दिया था। जब प्रस्ताव संसद में लाया गया तो उस दिन देश की राजनीतिक दिशा ही बदल गई। यह केवल एक कानूनी कागज नहीं था, यह एक नया सामाजिक सांस्कृतिक युग था। कश्मीर में जून को अपनी बहन से संवाद करना पड़ा, जो अब तक विरोध की मानसिकता में थी। लेकिन जून ने नारे नहीं लगाए, उसने तथ्यों और भरोसे से बहन को यह समझाया कि अब घाटी के युवाओं के पास बंदूक नहीं, भविष्य होगा। संसद में वह दिन ऐतिहासिक बन चुका था। संसद के दोनों सदनों में चर्चा शुरू हुई और प्रस्ताव को लेकर वातावरण उत्तेजित था। सरकार ने धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से रखा। इसे अस्थायी प्रावधान घोषित किया गया था, न कि स्थायी। सरकार की दलील थी कि यह जम्मू कश्मीर की एकता और विकास में बाधा बन चुका है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तथ्यों के साथ यह स्पष्ट किया कि इस अनुच्छेद ने वर्षों तक अलगाव को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया और देश के भीतर एक राज्य के भीतर राज्य जैसी व्यवस्था बना दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह बदलाव केवल कानूनी नहीं, बल्कि समानता और एकता का प्रतीक है। संसद के भीतर ने इसका विरोध किया। कुछ ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया तो कुछ ने इसे कश्मीरियत पर चोट। लेकिन सरकार ने अपने पक्ष में सभी संवैधानिक और विधिक पहलुओं को स्पष्ट किया। बहस लंबी चली, पर अंततः सरकार का बहुमत भारी पड़ा। जैसे ही राष्ट्रपति ने आदेश पर हस्ताक्षर किए और राज्यपाल ने सिफारिश दी, धारा 370 का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जो भारत के संविधान के इतिहास में सबसे निर्णायक परिवर्तनों में से एक माना गया। कश्मीर घाटी में यह खबर आने के बाद परिस्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई। सरकार पहले ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर चुकी थी, स्कूल कॉलेज बंद थे और सेना अलर्ट पर थी। विरोध की संभावना थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई। कुछ स्थानों पर छोटे स्तर पर प्रदर्शन हुए, लेकिन वे नियंत्रित रहे। इसका बड़ा कारण था प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी, यानी संभावित खतरे से पहले सुरक्षा तंत्र की तैयारी। जून हाजिनी, जो पहले ही घाटी में नेटवर्क को मजबूत कर चुकी थी, उसने स्थानीय लोगों में सही जानकारी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उसकी संवादशीलता, जनसंपर्क और युवाओं में बनी छवि ने इस बार बड़े विरोध को जन्म लेने से रोक दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक नई समस्या उभरती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों और कुछ वैश्विक मीडिया मंचों पर भारत की आलोचना होने लगी। लेकिन भारत की रणनीति इस बार भी अलग थी। जवाब नहीं, तथ्य और व्यावहारिकता से प्रतिक्रिया देना। सरकार ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से स्पष्ट किया कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इस फैसले से किसी धार्मिक समुदाय के अधिकारों या पहचान को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर दी।
केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना, निवेश की योजनाएं, पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार की नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की घोषणाएं, इन सभी पहलुओं का उद्देश्य था कश्मीर को सिर्फ भूगोल से नहीं, भावना से जोड़ना। इस दौरान जून हाजिनी को एक विशेष खुफिया जानकारी मिलती है। घाटी के बाहर से कुछ प्रशिक्षित आतंकी घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य कश्मीर में हालात को फिर से बिगाड़ना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो। लेकिन जून और उसकी टीम पहले से तैयार थी। खुफिया नेटवर्क के माध्यम से इस योजना को पहले ही विफल कर दिया जाता है। अब तक जून का किरदार सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, बल्कि कश्मीर के भीतर भरोसे की आवाज का बन चुका था। उसका मिशन अब एक ऑपरेशन से बढ़कर एक आंदोलन की शक्ल ले चुका था। आंदोलन शांति का, विश्वास का और बदलाव का। धारा 370 को हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासकीय रूप से बदल चुका था। अब यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो चुका था। केंद्र सरकार की सीधी निगरानी और नियंत्रण के तहत अब इन क्षेत्रों में प्रशासनिक बदलावों की तेज शुरुआत हो गई। यह बदलाव केवल कानून और व्यवस्था तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव सामाजिक ढांचे, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और युवाओं की मानसिकता तक फैला हुआ था। लंबे समय से अलगाव की राजनीति, आतंकवाद की छाया और विशेष दर्जे की मानसिकता के कारण एक पीढ़ी पूरी तरह से भ्रम और भय में पली बढ़ी थी। अब उस पूरी सोच को बदलने का कार्य सबसे कठिन और सबसे जरूरी बन गया था। जून हाजिनी, जिसने घाटी के युवाओं से वर्षों से सीधा संवाद किया था, अब उन्हें बदलाव की प्रक्रिया में शामिल करने लगी। वह जानती थी कि सरकारी फरमानों और भाषणों से भरोसा नहीं बनता। भरोसा तब बनता है जब आम लोग खुद बदलाव का हिस्सा बनते हैं। जून ने स्थानीय प्रशासन, शिक्षकों, छात्रों और उद्यमियों को जोड़कर कई बैठकें आयोजित कराईं, जहां लोग खुलकर बोल सके, सवाल पूछ सके, भय व्यक्त कर सके और सुझाव दे सके। ये सभी संवाद इस बात के प्रमाण थे कि लोगों को सुना जाना भी एक बदलाव की शुरुआत है। इस बीच केंद्र सरकार ने कुछ प्रमुख घोषणाएं की। निवेश सम्मेलन का आयोजन, जिसमें उद्योगपतियों को घाटी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य मिशन, जिनके तहत सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को आधुनिक बनाया जाना था। युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना, ताकि वे घाटी में ही स्वरोजगार शुरू कर सकें। लेकिन यह उतना सरल नहीं था। अब भी कुछ ताकतें घाटी में अस्थिरता फैलाने के प्रयास कर रही था, वे जो इस व्यवस्था से लाभान्वित होते थे और अब बदलाव से असहज थे। इन तत्वों ने युवाओं को भड़काने के लिए नए तरीके अपनाए। सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार, फर्जी वीडियो और ऐतिहासिक तथ्यों का तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाना। जून को फिर से अपने नेटवर्क को सक्रिय करना पड़ा। उसने घाटी के अलग अलग हिस्सों में अपने संपर्कों के जरिए यह जानना शुरू किया कि कौन लोग इस प्रचार के पीछे हैं। उसे पता चला कि एक नया डिजिटल अलगाववाद तैयार किया जा रहा है, बंदूक से नहीं, विचारों की युद्ध से। जून ने सरकार को इस खतरे से आगाह किया और एक समन्वित योजना तैयार की गई, जिसमें खुफिया एजेंसियां, साइबर सेल और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ मिलकर इस डिजिटल प्रोपेगेंडा का जवाब तैयार करें। इसके तहत घाटी के युवाओं को काउंटर नैरेटिव देने के लिए स्थानीय भाषा में पॉडकास्ट, शॉर्ट फिल्में और इंटरव्यू सीरीज बनाई गईं। वहीं घाटी के कुछ गांवों और कस्बों में पहली बार लोगों ने यह महसूस किया कि अब वे भी पूरे भारत के जैसे हैं। बैंकिंग सुविधा, डिजिटल पहचान, राशन कार्ड, आधार और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने लगा। एक वृद्ध महिला, जिसे पहली बार वृद्धावस्था पेंशन सीधा खाते में मिली, ने जून की टीम से कहा, पहले तो हमसे सब वादे करते थे, अब पहली बार कुछ मिला भी है। यह वाक्य जून के लिए किसी पदक से कम नहीं था। लेकिन कश्मीर की पूरी आबादी एक जैसी नहीं थी। कुछ वर्ग अब भी संशय में थे। उन्हें लगता था कि ये बदलाव अस्थायी हैं और एक दिन फिर उन्हें वही पुराना उपेक्षित जीवन जीना पड़ेगा। इस मानसिकता को तोड़ने के लिए सरकार ने न्यायपालिका की पहुंच, लोक शिकायत निवारण तंत्र और स्थानीय पंचायतों की भागीदारी को सशक्त किया।
धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत के भीतर बदलाव की प्रक्रिया जोर पकड़ चुकी थी, लेकिन अब चुनौती वैश्विक स्तर पर आ चुकी थी। कुछ देशों ने, विशेष रूप से पाकिस्तान ने, इस निर्णय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के विरुद्ध बयानबाजी शुरू कर दी थी। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए और वैश्विक मीडिया में खबरें आने लगीं कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं। भारत सरकार इस बार पूरी तैयारी में थी। विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक स्तर पर कई देशों से संवाद किया। भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने देशों में वहां की सरकारों और मीडिया को वास्तविकता से अवगत कराएं। आंकड़े, विकास योजनाएं और जमीनी स्थिति की तस्वीरें साझा की गईं। एक प्रभावशाली रणनीति के तहत कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और राजनयिकों को कश्मीर का दौरा भी करवाया गया। उन्हें आम नागरिकों, छात्रों, किसानों और उद्यमियों से मिलवाया गया ताकि वे स्वयं देख सकें कि बदलाव का अर्थ क्या है। जून हाजिनी का किरदार यहाँ भी अहम साबित हुआ। वह सरकार की ओर से पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए स्थानीय प्रतिनिधि बनी एक कश्मीरी महिला। अधिकारी के रूप में उसकी बातों का प्रभाव गहरा था। उसने कोई प्रचार नहीं किया, बस सत्य को सीधे शब्दों में प्रस्तुत किया। एक विदेशी पत्रकार ने जब पूछा कि क्या यह एक राष्ट्र द्वारा एक क्षेत्र पर कब्जा नहीं है, तो जून का जवाब था, जब एक माँ अपने बच्चे को भूख से निकालकर शिक्षा देती है तो क्या वह कब्जा कहलाता है? हम भी इसी माँ के बच्चे हैं। अब हमें भी वही अधिकार मिल रहे हैं जो बाकी बच्चों को मिले हैं। इस उत्तर ने कश्मीर की स्थिति को संवेदनशील और मानवीय नजरिए से देखने की प्रेरणा दी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान और उसके कुछ सहयोगियों ने वैश्विक स्तर पर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए कश्मीर के हालात को गलत ढंग से दिखाने की कोशिश की गई। इसमें नकली वीडियो, झूठे आंकड़े और मनगढ़ंत रिपोर्टें शामिल थीं। सरकार ने इसका जवाब देने के लिए सत्य अभियान शुरू किया, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तथ्य आधारित कंटेंट, स्थानीय लोगों की बातें, वीडियो साक्षात्कार और सरकारी योजनाओं की प्रगति को साझा किया गया। जून इस मुहिम का एक प्रमुख चेहरा बन गई। इस सब के बीच घाटी के भीतर एक गहरी सामाजिक हलचल भी चल रही थी। अब जब विशेष दर्जा हट चुका था, तो कुछ वर्गों को यह डर सता रहा था कि बाहर से लोग आएंगे और उनकी जमीनें, नौकरियां और संस्कृति को छीन लेंगे। इस डर को दूर करना सरकार की प्राथमिकता बन गया। इस उद्देश्य से सरकार ने यह स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण, नौकरियों और स्थानीय संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के आधार पर रोजगार आरक्षण, कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए विशेष कानून, कश्मीरी भाषा, संस्कृति और कला को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कोष की स्थापना। जून ने इन प्रावधानों की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाई। उसने बताया कि यह बदलाव लूट नहीं, साझेदारी लाने के लिए है। वहीं घाटी में पहली बार कुछ युवा उद्यमी आगे आए। उन्होंने टूरिज्म, ऐप डेवलपमेंट, हैंडलूम और लोकल फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में अपने स्टार्टअप शुरू किए। इनमें कई महिलाएं भी थीं। यह कश्मीर में एक नए युग का संकेत था, जहां बंदूक नहीं, बिजनेस प्लान हथियार बनने लगे थे। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां सरकार की नीतियां और जून जैसे स्थानीय लोगों का समर्पण साथ मिलकर एक नई संरचना बना रहे थे। लेकिन इस शांति को स्थायी बनाने के लिए राजनीतिक स्थिरता और स्थानीय भागीदारी आवश्यक थी। यहीं से अगली चुनौती सामने आई, घाटी में स्थानीय चुनावों की बहाली। यह फैसला कठिन था। कई पुराने दल या तो विरोध में थे या फिर भरोसा खो चुके थे। जनता अब नए नेतृत्व की मांग कर रही थी। और यही जूनीन हाजिनी के सामने एक नया प्रस्ताव रखा गया। क्या वह स्वयं चुनाव में उम्मीदवार बनेगी? यह सवाल उसके लिए केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे कश्मीर के भविष्य का सवाल था। क्या एक खुफिया अधिकारी जिसने साये में रहकर काम किया, अब सार्वजनिक जीवन में उतरकर नेतृत्व की भूमिका निभाएगी? धारा 370 को हटाए जाने के बाद का सबसे निर्णायक मोड़ अब सामने था, स्थानीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना। वर्षों से जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर या तो अस्थिरता रही थी या फिर राजनीतिक नेताओं में लोगों का भरोसा डगमगा गया था। पुराने नेता या तो नजरबंद थे या फिर राजनीतिक रूप से निष्क्रिय।
ऐसे में केंद्र सरकार के सामने यह चुनौती थी कि लोकतंत्र को सिर्फ नाम नहीं, विश्वास के रूप में लौटाया जाए। इसके लिए केंद्र ने पंचायत चुनावों के सफल आयोजन के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कुछ मानदंडों का पालन करना होगा। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता और स्थानीय सहभागिता को महत्व देना चाहिए। हिंसा के विरोध में सार्वजनिक रूप से खड़ा होना आवश्यक। यहीं जून हाजिनी के समक्ष एक नया प्रस्ताव रखा गया। स्थानीय युवा नेताओं, समाज सेवियों और स्वयंसेवी संगठनों ने उसे आग्रह किया कि वह स्वयं चुनाव लड़े और नए कश्मीर का नेतृत्व संभाले। यह प्रस्ताव उसके लिए आसान नहीं था। उसका पूरा करियर पर्दे के पीछे से देश सेवा करने में बीता था। लेकिन अब लोग उसे एक आवाज की तरह देख रहे थे। वह आवाज जो भय और भ्रम को तोड़ती है, जो विकास और आत्मविश्वास की बात करती है। जो उनके भीतर कई द्वंद्व चल रहे थे। एक ओर उसके अधिकारी होने की मर्यादाएं थीं, तो दूसरी ओर समाज की पुकार थी। अंततः उसने निर्णय लिया, वह चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन वह नए नेतृत्व को तैयार करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी। उसने घाटी के युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया, लोकतंत्र, प्रशासन, संविधान और जनसेवा के मूल्यों को लेकर। उसने महिला समूहों, कॉलेजों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बात की। वह चाहती थी कि इस बार चुनाव सिर्फ वोटिंग की प्रक्रिया नहीं बने, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता का आंदोलन बन जाए। इस अभियान को जून ने नाम दिया आवाज़-ए-वतन। इस मुहिम ने धीरे धीरे पूरी घाटी में हलचल मचा दी। पहली बार लोग इस बात को महसूस करने लगे कि चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि अपने भविष्य को गढ़ने का माध्यम है। खासकर युवाओं में यह भावना आई कि अब वे केवल विरोध के प्रतीक नहीं, निर्णय के वाहक बन सकते हैं। इस दौरान 2 घटनाएं होती हैं जो जून के काम को और गहरा बना देती हैं। एक पुरानी सियासी पार्टी का नेता, जो पहले अलगाववादी बयानबाजी के लिए जाना जाता था, वह अब जून से मिलने आता है। वह अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि समय ने उसे सिखाया कि अलगाव से नहीं, जिद्दी संधि से भागीदारी से ही कश्मीर का भविष्य सुधर सकता है। 2. एक युवा लड़की जो कभी आतंकी विचारधारा से प्रभावित थी, अब जून के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेती है और पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि बनती है। इन घटनाओं ने जून को यह यकीन दिलाया कि समाज में बदलाव की सबसे बड़ी ताकत लोगों का खुद बदलना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, प्रचार तेज हुआ, लेकिन इस बार नारे अलग थे। धर्म या डर नहीं, विकास, शिक्षा, रोजगार और शांति जैसे मुद्दे मुख्य थे। यह एक अद्भुत परिवर्तन था। पहली बार घाटी में लोकतंत्र की हवा सिर्फ औपचारिकता नहीं, उत्सव जैसी लग रही थी। केंद्र सरकार ने भी इस प्रक्रिया को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की। सेना और पुलिस की तैनाती रणनीतिक रूप से की गई ताकि चुनाव प्रक्रिया पर कोई बाहरी असर न हो। साथ ही मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी गई। और जब चुनाव संपन्न हुए तो रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक संदेश था, कश्मीर अब बंदूक की नहीं, बैलेट की भाषा समझता है। चुनाव परिणामों में आश्चर्यजनक रूप से जून के द्वारा तैयार किए गए कई युवा उम्मीदवार जीत दर्ज करते हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब लोगों को पुराने नेताओं पर नहीं, नए सोच वाले प्रतिनिधियों पर भरोसा है। विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान और नए प्रतिनिधियों की जीत के बाद जम्मू कश्मीर की धरती पर एक नई शुरुआत का सूर्योदय हुआ। यह कोई साधारण प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि दशकों से जमी हुई चुप्पी के बाद जनता की स्वयं की आवाज थी। नारे, विरोध और सशंकाओं से परे एक सकारात्मक पहचान की खोज। नई सरकार, जिसमें अधिकतर युवा, शिक्षित और विचारशील नेता शामिल थे, ने सत्ता संभालते ही 3 बातों पर ध्यान केंद्रित किया। 1. स्थानीय आर्थिक विकास। 2. शिक्षा और स्वास्थ्य की सुधार योजनाएं। 3. सांस्कृतिक पुनरुत्थान। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य ने मिलकर कई योजनाओं की घोषणा की। सबसे पहले स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए आर्थिक सहायता
ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग की शुरुआत हुई। कश्मीरी कालीन, केसर, फल उद्योग और हैंडलूम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। शिक्षा में सुधार को लेकर एक अभिनव योजना शुरू की गई, ज्ञान गंगा परियोजना, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कक्षाएं, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और शिक्षकों की प्रशिक्षक कार्यशालाएं शुरू की गईं। छात्रों को देश के अन्य भागों में भेजकर एक्सपोजर टूर कराए गए, जिससे वे महसूस कर सकें कि वे भारत से अलग नहीं, उसका अभिन्न हिस्सा हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी अभूतपूर्व बदलाव आए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया गया, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चालू की गईं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की विशेष सुविधा शुरू हुई। यह विशेष रूप से जरूरी था क्योंकि घाटी में दशकों की हिंसा, अलगाव और भय से मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन विकास योजनाओं में जून हाजिनी अब एक सलाहकार के रूप में जुड़ी हुई थी। उसका अनुभव, स्थानीय समझ और जनभावनाओं के साथ सीधा संबंध उसे सरकार और जनता के बीच सेतु बना रहा था। इसी दौरान एक गहरा परिवर्तन सांस्कृतिक स्तर पर शुरू हुआ। कश्मीरी भाषा, साहित्य, संगीत और कला को केंद्र में लाने के प्रयास तेज हुए। वर्षों से दबे कलाकारों, गायकों और शायरों को मंच मिला। कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीरी चेतना सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां देश भर से साहित्यकार और युवा आए। जून ने इस सम्मेलन में एक भावनात्मक भाषण दिया। हमने बंदूक की आवाज सुनी, हमने नफरत की आग देखी। अब समय है कि हम अपनी संस्कृति की बर्फीली शांत धारा को फिर से बहने दें, ताकि नई पीढ़ी को यह एहसास हो कि उसकी असली पहचान संस्कृति और शांति में है, न कि संघर्ष और अलगाव में। इस विचार को घाटी में व्यापक समर्थन मिला। युवा अब क्रांति शब्द को हिंसा से नहीं, रचना और सृजन से जोड़ने लगे। लेकिन यह राह पूरी तरह सहज नहीं थी। अब भी सीमा पार से आतंकवाद की छाया कभी-कभी गहराने लगती थी। कुछ शेष आतंकवादी संगठन घाटी की स्थिरता से बौखला उठे थे। उन्होंने चुनिंदा हिंसक वारदातों के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार घाटी की जनता खामोश तमाशबीन नहीं रही, बल्कि उन्होंने सुरक्षा बलों को खुलकर समर्थन दिया। सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच पहली बार भरोसे का रिश्ता बना। कई स्थानीय युवाओं ने सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। यह बदलाव गहरा था। कल तक जो सेना से दूरी बनाए रखते थे, आज वे राष्ट्रीय सेवा को गर्व से अपना रहे थे। जून को यह देखकर संतोष हुआ, लेकिन वह जानती थी कि स्थायित्व तभी संभव होगा जब संविधान की भावना जन जन तक पहुंचे। इसी दिशा में एक और प्रयास शुरू हुआ, संविधान संवाद। स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर संविधान पढ़ाने, समझाने और उस पर चर्चा करने के लिए अभियान चलाया गया। लोगों को बताया गया कि अब उनके अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में है। जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व और विकास की लहर भले ही आ गई थी, लेकिन अतीत के जख्म अभी तक पूरी तरह भरे नहीं थे। घाटी के लोगों के दिलों में ऐसे कई सवाल थे जो सालों से अनुत्तरित थे। जिन्होंने युवाओं को बंदूक थमाई, वे अब कहाँ हैं? जिन्होंने सरकार की योजनाओं को निजी फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा, उन्हें क्या सजा मिली? क्या कभी यह पता चलेगा कि जिन निर्दोषों की जानें गईं, उनका असली दोषी कौन था? इन सवालों ने एक सामाजिक चेतना को जन्म दिया, जन न्याय की मांग। सरकार, जो अब तक विकास पर केंद्रित थी, इस सामाजिक आक्रोश से अनभिज्ञ नहीं थी। उसने जनता की इस भावना को समझते हुए एक विशेष आयोग गठित किया, जिसका नाम था सच प्रतिश्रुति आयोग। इस आयोग का उद्देश्य था आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार से जुड़े प्रमुख मामलों की पुनः जांच, पीड़ित परिवारों को न्याय और पुनर्वास, सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार लोगों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई। इस आयोग में न केवल न्यायविद और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, बल्कि आम नागरिकों, पत्रकारों और पूर्व सैनिकों को भी नामित किया गया, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद हो। जून हाजिनी इस आयोग की विशेष सलाहकार नियुक्त की गई। उसके अनुभव, कश्मीर की जमीनी समझ और ईमानदार छवि ने उसे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त बना दिया। जून ने इस आयोग की बैठकों में हिस्सा लेना शुरू किया, जहां पीड़ितों की कहानियां सामने आने लगीं, कुछ बेहद भयावह, कुछ आश्चर्यजनक और कुछ ऐसी जिनमें धोखा देने वाले वही लोग थे जिन्हें लोग कभी अपना नेता मानते थे।
इस दौरान 3 अहम खुलासे हुए। 1. कई स्थानीय नेता और एनजीओ जिन्होंने वर्षों तक केंद्र सरकार से विकास योजनाओं के नाम पर पैसा लिया, उन्होंने उसे अपने हित में लगाया और जनता को उकसाने के लिए अलगाववादी प्रचार किए। कई आतंकी संगठनों की फंडिंग विदेशों में बसे उन कश्मीरी व्यापारियों के जरिए होती थी जो खुद को शरणार्थी बताकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाते थे। 3. कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भय और भ्रम का वातावरण बनाए रखने के लिए जानबूझकर गलत रिपोर्ट्स भेजी ताकि केंद्र सरकार का कश्मीर से भरोसा टूटे। जून के लिए वह एक आने भावनात्मक चुनौती थी। वह इन चेहरों को जानती थी, कुछ तो उसके पुराने सहयोगी भी थे, लेकिन अब सवाल रिश्तों का नहीं, न्याय का था। उसने आयोग से आग्रह किया कि सिर्फ दोषियों की पहचान ही नहीं, प्रणालीगत सुधार भी जरूरी है। सूचना का अधिकार कानून को स्थानीय स्तर पर मजबूती देना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए स्वतंत्र लोकायुक्त की स्थापना, पीड़ितों को मानसिक और कानूनी परामर्श देना। इस सब के बीच एक घटना ने कश्मीर को झकझोर कर रख दिया। एक वरिष्ठ पूर्व मंत्री, जो अब तक मीडिया में खुद को कश्मीर का मसीहा कहता था, उस पर आतंकी फंडिंग और दंगों की साजिश रचने का प्रमाण सामने आ गया। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो पहली बार लोगों को यह अनुभव हुआ कि सत्ता अब जवाबदेह है और अब कोई भी बड़ा नाम कानून से ऊपर नहीं है। जून को इस प्रक्रिया में कड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी। कुछ लोग उसे सरकार की कठपुतली कहने लगे तो कुछ अलगाववादी ताकतें उस पर व्यक्तिगत हमले करने लगीं। लेकिन जनता के बहुमत ने उसका समर्थन किया, क्योंकि अब वह सिर्फ एक अफसर नहीं, एक नैतिक आंदोलन की प्रतीक बन चुकी थी। सच्चाई की इस लहर के बीच एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया, जहां इन मामलों की तेजी से सुनवाई शुरू हुई। पुराने फाइल खोले गए, बंद मामलों की पुनर्जांच हुई और जिन अधिकारियों या नेताओं ने जनता के साथ विश्वासघात किया, उन्हें सजा मिलने लगी। अब घाटी में एक नई चेतना का जन्म हो रहा था। युवाओं को पता चल रहा था कि कौन सच में उनका मार्गदर्शक था और कौन उनका शोषक। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग खुद सूचना निकालने, रिपोर्ट लिखने और शिकायत दर्ज करने लगे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वे पंचायत, स्थानीय निकाय और सामाजिक संवादों में सक्रिय होने लगी। जम्मू कश्मीर की धरती पर कई दशक बाद एक ऐसा समय आया जब लोग भय से नहीं, उम्मीद से जिए। धारा 370 के हटने के बाद जो शंकाओं और तनाव का माहौल था, वह अब एक स्थायित्व और आत्मसम्मान की भावना में बदल चुका था। आखिरी और सबसे गहरे परिवर्तन की शुरुआत एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आत्म पुनरुद्धार के रूप में हुई। अब तक घाटी में जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वह यह थी कि क्या कश्मीर भारत का हिस्सा सिर्फ संवैधानिक रूप से है या भावनात्मक रूप से भी है। जून हाजनी, जो अब लोगों के लिए सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि एक नैतिक आवाज बन चुकी थी, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकल पड़ी। उसने पूरे जम्मू कश्मीर में यात्राएं शुरू की, गांवों, स्कूलों, गरीब बस्तियों, सीमावर्ती इलाकों और कॉलेजों तक पहुंची। उसका उद्देश्य था लोगों से पूछना, न कि उन्हें बताना। हर जगह उसे अलग अलग उत्तर मिले, लेकिन एक बात सब में समान थी। अब कश्मीरी लोग अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, हम कश्मीरी हैं और अब हमें यह कहने में गर्व है कि हम भारतीय भी हैं। हमने दशकों तक नफरत की खेती देखी, अब हम साझेदारी की फसल उगाना चाहते हैं। हमें दिल्ली से नहीं, अपने दिल से जुड़ना है। इस संवाद यात्रा का समापन हुआ एक ऐतिहासिक आयोजन के साथ, कश्मीर सह अस्तित्व सम्मेलन, जिसमें भारत के सभी राज्यों से प्रतिनिधि आए। इस सम्मेलन में शिक्षा, संस्कृति, भाषा, रोजगार और समावेशी नीति पर चर्चा हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर को भारत से जोड़ने की कोशिश सिर्फ संविधान से नहीं, संस्कारों से की गई। यह सम्मेलन एक प्रतीक बन गया नई कश्मीर की आत्मा का, जिसमें न कोई हीनता, न कोई अलगाव, सिर्फ गरिमा, गौरव और एकजुटता थी। सरकार ने भी इस भावनात्मक एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए। 1. जम्मू कश्मीर की संस्कृति, कला और साहित्य को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 2. राष्ट्रीय एकता साथी योजना के अंतर्गत हर राज्य के छात्र अब कश्मीर के विद्यार्थियों के साथ
एक्सचेंज कार्यक्रम में जुड़ने लगे। 3. घाटी में बने नए केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम रखा गया शहीदों की विरासत विश्वविद्यालय, जहां आतंकवाद के शिकार हुए आम नागरिकों को सम्मानपूर्वक याद किया गया। इन सभी प्रयासों ने कश्मीर के युवाओं को वह पहचान दी जो कभी उन्हें सिर्फ संघर्ष का चेहरा बनाकर छीनी जाती थी। अब वे निर्माण के वाहक थे। जून के लिए यह पूरा सफर सिर्फ एक मिशन नहीं, एक तपस्या थी। उसने देखा था कि कैसे एक भूभाग को हथियार बनाया गया था और अब वही भूभाग एक प्रेरणा बन रहा था। एक शाम जून अकेले बैठी थी, वर्षों की मेहनत, तकलीफों और उपलब्धियों को याद करते हुए। उसी समय उसके पास एक आम किसान का संदेश आया। हमने धारा 370 को खोया नहीं, हमने खुद को पाया है। यह वाक्य जून के जीवन का सार बन गया। अब जून ने अपने सरकारी जीवन से धीरे धीरे दूरी बनाने का निर्णय लिया, न इसलिए कि वह थक गई थी, बल्कि इसलिए कि अब नेतृत्व तैयार हो चुका था। वह जानती थी कि नेतृत्व वही सफल होता है जो अपने स्थान पर समर्थ हाथों को जगह देता है। अंत में देश के प्रधानमंत्री ने खुद उसे आमंत्रित किया राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह के लिए, जहां उसे राष्ट्र सेवा पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन जून ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, मैंने सिर्फ वो किया जो मेरा कर्तव्य था। सच्ची सेवा तब होती है जब कोई आपकी पहचान से नहीं, आपके काम से प्रेरणा पाए। अब कश्मीर बदल चुका था, न सिर्फ राजनीतिक नक्शे में, बल्कि लोगों की सोच, सपनों और संघर्षों में। नई पीढ़ी अब हथियार नहीं, कलम और कंप्यूटर उठाती है। महिलाएं अब पर्दे के पीछे नहीं,